जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय जनार्दन भाई साहब अपने हैंड रेज किया है। मैं कुछ कहना चाह रहा था। बहुत आज क्या हो, थोड़ा एक दूसरी मेरी मीटिंग चल रही थी ऑफिस की, इसलिए थोड़ा बीच में चला गया था उस मीटिंग में। तो एक चीज था, मुझे बहुत दिनों से मेरे मन में थी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझसे मुश्किल से 4-5 मिनट लगेगा। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, ये बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मतलब आय से अधिक संपत्ति। तो जिस भी अधिकारी, सांसद या कोई प्रभावशाली व्यक्ति का आय से अधिक संपत्ति होती है तो उसके ऊपर बहुत तगड़ा केस चलता है। आपने जरूर सुना होगा, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी का नाम, इन सब के ऊपर डीए केस चल चुका है। डीए मतलब डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस। तो उसका वजह क्या है? कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा करते? एक तो करप्शन पकड़ ना पाए। मान लीजिए लोग बोलते हमने भाई कब बताओ कब पैसा लिया हमने, तो आपको नहीं पकड़ पाएंगे भाई, पैसा आपको किसी ने देखा नहीं। लेकिन जो आपका एसेट है, अगर आपकी इनकम से ज्यादा है, डिस्प्रपोर्शनेट है, तो बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता है कि आपने कहीं ना कहीं तो करप्शन किया है, क्योंकि जो आय के स्रोत हैं उनसे बहुत ज्यादा आपकी एसेट है, जो आपकी संपत्ति है, अगर आय के स्रोतों से ज्यादा है तो इनडायरेक्ट में से ये प्रूव हो जाता है कि आपने कहीं ना कहीं से गलत काम करके पैसे कमाए हैं और वो पैसा आपका हिसाब में आ जाता है। तो ये बात हो कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, इसका नुकसान ये होता है, डायरेक्ट में आपको बहुत लोग सोचते हैं अरे हो गया, सरकारी पैसा है, हमको क्या करना है, सरकार का पैसा जाने दो। तो ये जो सोच है बहुत गड़बड़ सोच है। इसके बारे में समझिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, मैंने घर खरीदने के लिए बात की और हमारी डील चल रही थी, 1 करोड़ का घर था, मैं चाह रहा था 90 लाख में मिल जाए। तो बात चल ही रही थी। कुछ दिनों बाद जब दोबारा गया अगले हफ्ते, तो उसने बताया कि एक यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक आदमी है क्लर्क, उसने 1 करोड़ और 5 लाख में खरीद लिया। तो मेरे मन में आया, पता किया मैंने कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो क्लर्क है कितनी सैलरी होती है उसकी। तो मालूम चला कि उस सैलरी मेरे से आधी भी नहीं है, लेकिन उसने वो घर 1 करोड़ 5 लाख खरीद लिया, जो मैं 90 लाख में खरीदना चाह रहा था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि निश्चित रूप से जो उसने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, उसके पास जो उसने गलत काम से पैसा कमाया, तो उसका मुझे डायरेक्ट नुकसान हो गया। वो घर मुझे 90 लाख में मिल जाता, अगर वो भ्रष्ट आदमी 1 करोड़ 5 लाख में खरीदने को तैयार नहीं होता। तो ये चीज लोग समझ नहीं पाते, थोड़ी गहरी बात है। हमें लगता है हमें क्या नुकसान है, सरकारी पैसा खाने दो। लेकिन भाई साहब, जब सरकारी पैसा वो खाएंगे और अमीर बन जाएंगे, तो जिस सामान को आपको 10 रुपए में मिलने वाला था, वो सामान 12 रुपए में खरीद लेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। तो आप मतलब एक तरह से इसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। जो सामान, ऐसे ही रिस्पेक्ट की मामला है। अब रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट में कैसे नुकसान होता है। मान लीजिए आपने बहुत पुस्तकें पढ़ी, आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समझ गए, आपको लगा कि हम तो उसी व्यक्ति को अपना वोट देंगे जो व्यक्ति समतावादी है, हमारे नौकरी की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, हेल्थ की बात, उसको आपने बिल्कुल मन बना लिया है। लेकिन क्या हुआ कि आपके एक बड़े भाई साहब हैं जो अधिकारी हैं, आप जब भी आते हो पैर छूते हैं, आप बहुत उनको सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ मतलब ठीक है, यहाँ तक सब अच्छा। लेकिन उन्हें बैठे और समझाया कि देखो ऐसा है कि ये फलाने एक बीजेपी पार्टी का एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, इसलिए मैंने वचन दिया कि अपने परिवार का वोट उनको दिलवाऊंगा। अब चूंकि परिवार के लोग अधिकारी महोदय जो थे उनको बहुत सम्मान करते थे, तो उनकी बात टाल नहीं सकते थे। तो न चाहते हुए भी उन्होंने मन बना लिया था कि हम सारे लोग एक समतावादी व्यक्ति को देंगे, जो नया कैंडिडेट है उसको देंगे। लेकिन जो अधिकारी महोदय हैं, आप उनको अधिकारी को कुछ भी अधिकारी मान लीजिए, लेकिन अधिकारी महोदय ने क्या किया, अपने प्रभाव का उपयोग करके वोट किसको दिलवा दिया? जो व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा था, जो व्यक्ति आपके एमएसपी नहीं दिलवा रहा था, जो व्यक्ति आपका बेरोजगारी का कोई हल नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन चूंकि डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट थी उस अधिकारी की आपके घर में, जो आपके परिवार का एक आदमी अधिकारी है, तो उसने क्या किया, बिना जाने समझे, उसको तो अच्छी सैलरी मिल रही है, उसका पेंशन इंश्योर्ड है, और कहीं ना कहीं से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी से लाभ ले रहा था, और अपने प्रभाव का फायदा उठाकर उसने क्या किया, आपने परिवार का वोट उसको दिलवा दिया जो गलत कैंडिडेट था।
अगर आपने उस अधिकारी की बात ना मानते तो क्यों मान लिया आपने? क्योंकि उसका आप डिस्प्रपोर्शनेटली रिस्पेक्ट कर रहे हो। जो अधिकारी है आपके परिवार का, उसको आप सम्मान दीजिए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसको डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मत दीजिए कि अपने प्रभाव का उपयोग गलत काम में करे हो। तो ये कई जगह मामला ऐसा आता है। जैसे आपका कोई उदाहरण एक और देता हूं मैं। हर परिवार में पहले कुल गुरु होते थे, और वो कुल गुरु के जो बेटा होगा वो भी गुरु होगा, वो मंत्र देगा, कान में फूंकेगा, बहुत सारी चीजें होती थी। आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी बहुत जगह हो रहा है। और ऐसा होता था कि अगर वो गुरु, जो कुल गुरु है, कुछ भी कह दे तो लोग उस बात नहीं टालते थे, यहाँ तक कि उसके पैर धोकर भी पीते थे। और मैं ये चीज अपने सामने देखा हूँ। मैं अपने परिवार में भी, मेरे चाचा चाची सब लोग ये काम करते थे। जब कुल गुरु आते थे, सबसे पहले चाची हमारी परात, पीतल की परात में पानी लाती थी, और वो परात में धुलवाती थी उनका पैर, और उसको बोलते कि गंगा जल जैसा हो गया ये। गंगा जल को फिर पीते भी थे, उसी से नहाते थे, उसको अच्छे से उपयोग करते थे। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट है। तो अब डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट के कारण क्या हुआ कि कुल गुरु हमेशा जब भी कोई चुनाव होता, वो आते और इशारा कर देते कि इनको आप वोट दे दीजिए। तो चूंकि कसम खाई हुई थी कि जो कुल गुरु कहेंगे उनकी बात हम मानेंगे, तो अब चाहते न चाहते एक बार वो अधिकारी ने वोट दिलवा दिया आपको, दूसरी बार कुल गुरु ने वोट दिलवा दिया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप उस व्यक्ति का गलत बात का विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, बहुत ज्यादा सम्मान था। तो आप इस बात को समझिए कि आप एक तार्किक व्यक्ति बनिए, और कभी किसी डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट किसी को मत दीजिए। जितना जितना काम कर रहा है वो, भले अधिकारी हो, कुलगुरु हो, या कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। जनप्रतिनिधि भी ऐसे करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो आएंगे और गलत वाले का साथ दे देंगे। आपने कई बार ऐसे उदाहरण देखा होगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने एक बार बात की थी आस्था का विकेंद्रीकरण, जैसे आस्था का विकेंद्रीकरण जरूरत है, ऐसे ही सम्मान का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सम्मान का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जितना काम किया है उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। कभी भी उसके काम से अगर सम्मान आप देंगे, उसको ब्रांड बनाएंगे, तो ब्रांड वो कभी न कभी आज नहीं तो कल धोखा देगा। इसीलिए आप टीम पे भरोसा कीजिए, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, चाहे वो किसी मिशन का संस्थापक हो, चाहे अध्यक्ष हो, लेकिन वो नियम के हिसाब से काम करे, तभी तक उसको सम्मान कीजिए। नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपको अपना प्रभाव का उपयोग करके कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी दोबारा भी बात करेंगे, हम लोग बड़े इत्मीनान से बात करेंगे। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमने एक अधिकारी का उदाहरण दिया, डॉक्टर हैं, जितने भी समाज में प्रभावशाली लोग हैं, उनको आप सम्मान दीजिए, लेकिन उतना ही सम्मान दीजिए जितने वो अधिकारी हैं। डिस्प्रपोर्शनेटली मत दीजिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आर्थिक भी नुकसान होगा, सामाजिक भी नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच आचार्य महेंद्र जी हैंड रेज किया हुआ है, सर से आग्रह है कितनी बातें रखें। आचार्य महेंद्र, स्वागत सर आपका। महेंद्र पटेल सर, मैं आधा मिनट संभालूंगा आपको बात। मैं भी एक, जैसे केहरी सिंह जी ने कहा, वैसे मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। 12 तारीख को मैं रीवा में एक शादी कराने गया था, लड़के के पक्ष जे पटेल जी की तरफ से था। और वहाँ पे लोग जो है, लड़की पक्ष वाले जो रीवा वाले हैं सिंहपरा के, वो लाए थे शास्त्री आचार्य को लेके आए थे, वो भी संस्कृत विद्यालय में। उसने मेरे से बोला कि पंडित जी ये पार्टी कैसी? बोला पार्टी तो अच्छी है। बोले मेरे को रात भर में 10,000 कम नहीं चाहिए। मैं बोला भैया मैं तो 54 दिन ही मांगता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम, हमारा तो कोई वो नहीं है, हम तो बिना पैसे काम कराते हैं। द्वार पूजा हुई, द्वार पूजा में उसको कुछ आता जाता ही, तो सिर्फ चंदन न पूरे शरीर में खौरे हुए था। उसने जो है बोला कि मेरे को कम से कम 1,500 रुपए चाहिए दक्षिणा, द्वार पूजा बस की। यहाँ के लड़कों ने कहा कि हमारे आचार्य जी 1 रुपए नहीं मांगे हैं। किस चीज से? तुम कोई ठेका चाहिए क्या? जहाँ जिसने ठेका किया उसको जाओ से मांगो। 300 रुपए दिए। इसके बाद वो नाराज होकर भाग गया। थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, जैसे द्वार पूजा समाप्त हुई, भाग गया। फिर लड़की के पिताजी में पता लगाते लगाते मेरे पास आए, क्योंकि मैं लड़का पक्ष से था। तो मेरे शादी के मंडप पर लड़की वालों को था, आए मेरे से हाथ पांव जोड़ने लगे। बोले पंडित जी मेरे को आज गुरु मंत्र भी लेना था, मेरे पंडित जी भाग गए हैं, शादी आपको करवाना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं बोला आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, सर्विस वाले आदमी हो, सेक्रेटरी हो आप, किसी पंडित साहब पहले ये पता कर लो कि ऐसा किस ग्रंथ में, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि बगैर गुरुमंत्र लिए कन्यादान नहीं देना होता है। यदि कोई साबित कर देगा तो मैं इसके लिए चैलेंज कर रहा हूँ।
और किसने गुरु मंत्र लिया है लड़की ब्याह आने के पहले, लड़का लड़की की शादी करने के पहले। उनको हमने काफी समझा थे, हमारे ग्रुप में काफी लोग थे, भाई एनजी भी थे दिल्ली वाले, सीएम भाई भी थे मैहर के, तो समझाए तो समझ गए, वो राजी हो गए। मैं अभी भी कहा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। फिर हमने विधिवत शादी कराया सर, और बड़े प्रेम से शादी हुई, सब कुछ हुआ और विदाई हो गई। इतना सर बोलना था सर। तो ऐसे समस्याएं सर समझो, जो भावनाओं का दोहन करते हैं, जो पुराने पुरोहित हैं, वो जानते हैं कि बेटी की शादी ऐसा एक अवसर होता है कि जैसे जो भी कहोगे वो कर लेगा। तो जानते हैं वो क्या समझा दिया कि जब तक आप गुरुमंत्र नहीं लोगे तो बेटी की शादी मतलब कन्यादान नहीं कर पाओगे। ये मतलब ये भावनाओं का दोहन है और कुछ नहीं। तो हमारे पुरोहित इन जो शोषण को बचाएंगे, जो शोषण कर रहे हैं वो लोग भावनाओं का दोहन करके, कि जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो कुछ न कुछ तो ऐसे भावनात्मक ऐसे कुछ जोड़ देंगे, मृत्यु हो गई पिताजी की तो आप ये करना होगा। तो जो ये इस तरह का शोषण कर रहे हैं उसी से बचाने के लिए हमारा मिशन है। अब अश्विनी सर से आग्रह है कि सर अपनी बातें रखें। पहले तो हमारे केहरी सिंह जी ने जो कार्य कर रहे हैं निसंदेह रूप से वो अविस्मरणीय और सराहनीय है। मैं उनको सादर बंदन अभिनंदन करता हूँ, उनकी भूर प्रशंसा करता हूँ। हमारी बहन अलका मसूदन पटेल जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग हमारे जो विरोधी हैं वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ, अब जिससे कहना होता है बिना कुछ कहे ही सांकेतिक भाषा में ही समझा देते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू देने अभ्यर्थी गया, अधिकांशतः इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ज्यादातर सवर्ण बरादरी के ही होते हैं, और इंटरव्यू देने वाला कोई अगर ब्राह्मण गया तो वो अपने गले का एक बटन खोल करके जनेऊ दिखा देता है हल्के से धीरे से, वरना जो है वो उंगली कान के चारों तरफ उंगली घुमा करके ये एक संकेत दे देता है कि हम जनेऊ वाले हैं। तो मैं आदरणीय अलका मधुसूदन पटेल जी की उस बात से बहुत सहमत हूं, और हमें यही बात अपने वर्ग को भी समझनी चाहिए और वही बुद्ध चातुर्य अपने अंदर लाना होगा कि हम लोग भी बिना कहे अपनी बात दूसरे को समझा सके। दूसरे एक चीज ये है, हमारे गायत्री शक्तिपीठ वाले महेंद्र गंगवार जी ने जो बात कही कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं हम उसका विरोध हमें नहीं करना है, हमें अपना काम करना शांत भाव से। जैसे हाथी जा रहा है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं और हमें उनका बचाव जरूर करना है अपने आप को। जैसे अभी जो हमारी बहन देविका पटेल जो है उसका साथ दिया हमारी अलका मधुसूदन पटेल जी ने या अन्य लोगों ने दिया, और वो अब अपना काम करने लगी हैं। हम लोगों ने जो हमारे लोगों ने जो उन्हें संबल दिया, जो मनोबल टूटने से उनका बचा, और वो अब अपना काम करने लगी हैं। और हम समझते हैं ये चुनौती हमारे सामने आएगी क्योंकि विरोधी हमारे बहुत ही सशक्त हैं और सचेत हैं, और सरकार उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनका साथ देती है और देगी भी। तो हमें यद्यपि इस मंच पर मैंने ये बात साझा कभी नहीं की, लेकिन इस चुनौती के लिए मैंने आदरणीय जनार्दन पटेल जी से व्यक्तिगत तौर से मैंने कहा भी था कि ये कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और संघर्षपूर्ण भी है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों को इस पे सचेत रहना है, अपनी भाषा, अपना कार्य, अपना विचार बहुत ही संयमित रहते हुए, जिससे हमारे जो विरोधी हैं, जिन्हें शासन प्रशासन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी संतुलित विचारों से, अपनी संतुलित कार्य प्रणाली से उन्हें परास्त करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।